नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो कुछ दिन बाद ही अपना देश जो है प्यारा भारत, वो अपने आज़ादी का वार्षिकोत्सव मनाने वाला है और अपने देश में काफ़ी उल्लास के साथ जो 15 अगस्त है उसे मनाया जाता है। लेकिन उससे ठीक पहले ही देश की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ की जो दिल्ली पुलिस है, उसके हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, क्योंकि उसने आईएसआईएस एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। और यदि उस व्यक्ति की हम बात करें, यानी जिसका नाम रिजवान अली है, तो एएनआई के अनुसार उसके ऊपर पहले से ही 3 लाख की इनामी राशि घोषित की जा चुकी है और ये कई सारे मामलों में संदिग्ध है। यही नहीं, आईएसआई से भी इसके संबंध बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर ये यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है तो इस कारण से इसका आधार यही हो सकता है कि ये किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित था, जो कि अब शायद नाकाम हो चुकी है। लेकिन अब क्या है कि अब जो पूरा सूचना तंत्र है वो अलर्ट हो चुका है और पूरी तरह से इसकी खोजबीन हो रही है कि आखिर ऐसे क्या कोई पूरा एक आतंकवादियों का तंत्र देश की राजधानी में सक्रिय है। तो आज हम इसी घटना के संदर्भ में और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर हम बात करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से संबंधित जो भी बहुत सारे कोर्स हैं उन पर बड़ा डिस्काउंट प्रदान कर रहा है। बात करें तो ये डिस्काउंट 75% तक आपको प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए जो वैलिड डेट है वो 10 से लेकर 17 अगस्त निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर संस्कृति की जो वेबसाइट है इस पर भी विजिट कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब बात कर लें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो थोड़ा सा एक न्यूज़ लेते हैं। आज की न्यूज़ है क्योंकि ये घटना आज की ही है। इस्लामिक स्टेट ऑपरेटिव ऑन एनआईए मोस्ट वांटेड लिस्ट अरेस्टेड इन दिल्ली। ये कहा जा रहा है कि एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल रिजवान अली नाम का जो आईएसआईएस का आतंकवादी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और स्वतंत्रता दिवस से पहले ही दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि ये जो आईएसआईएस का आतंकवादी है ये मोस्ट वांटेड था। इस कारण से अगर देखें तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है कि एक सचेत करने वाली भी खबर है कि क्या ऐसे पूरा एक आतंकवादियों का जो इकोसिस्टम है, एक जो तंत्र है, क्या वो इस समय दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सक्रिय हैं। इसके लिए क्या है कि पूरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो चुकी हैं। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और ख़ास आदेश दिए गए हैं सुरक्षा एजेंसियों की जांच करें कि क्या कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए आतंकवादी सक्रिय हैं। और यही आज की न्यूज़ है। इसके बारे में अगर देखें तो एएनआई ने भी अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बारे में सूचना दी है, इसकी फ़ोटो को रिलीज किया है और ये पूरी बातें कही गई हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है। तो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, इसने दिल्ली और फरीदाबाद की सीमा पर इस्लामिक स्टेट जो आईएस है, इसके एक आतंकवादी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले कोई कहें तो दुखद घटना होने से रोक लिया गया है। कोई हमला हो सकता था, उससे पहले क्या है कि इसको पकड़ लिया गया है। और बात कर लें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में, तो जुलाई 2023 में पुणे पुलिस की हिरासत से भाग गया था ये, क्योंकि ये अपने साथियों के साथ कुछ घटनाओं को अंजाम देना चाहता था, लेकिन पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया था। और जो भागे हुए जो अपराधी थे उसमें ये सबसे मोस्ट वांटेड था। और अब क्या है कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इससे पूछताछ की जा रही है। अब इसमें थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम बात करें तो जो रिजवान है, नाम गलत है, ये क्या है कि आईएसआईएस का एक खास कहें तो आतंकवादी है और इसके जो संबंध हैं वो आईएसआई यानी जो पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी है उससे भी पाए गए हैं। और इस तरह से क्या है कि ये काफ़ी खतरनाक है। पहले अगर बात करें तो पुणे में ये सक्रिय था अपने साथियों के साथ और पुणे में गुप्त सूचना के आधार पर गश्त कर रही जो पुलिस थी उसने इसे पकड़ा था और उसी दौरान ये वहाँ से भाग गया था। ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा ये जो पूरा घटनाक्रम है इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनको
आतंकवादी घोषित करने की एक प्रक्रिया है भारत के अंतर्गत, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए, उनके रोकथाम के लिए एक संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया था और इसके अनुसार केंद्र सरकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पर्सन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण कहें तो शर्तें हैं। अगर ये फुलफिल होती हैं तो फिर क्या है कि सरकार उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। शर्तें क्या हैं? तो अगर कोई संगठन या कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्रवाई करते हुए पाया जाता है या उसमें भाग लेना या संलिप्त पाया जाता है तो फिर ये मामला बनता है। दूसरी बात कही गई है कि आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करते हुए पाया गया या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने में वो संलिप्त पाया गया या फिर किसी भी आतंकवादी गतिविधि में वो शामिल है। इसके अलावा क्या है, ये कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को आतंकी घोषित किया गया है वह गृह सचिव के समक्ष अपील कर सकता है, अपने बारे में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, अपने सबूत प्रस्तुत कर सकता है कि हम क्या है, आतंकवादी संगठन नहीं है। तो इसके लिए कहाँ जाना होगा? तो होम मिनिस्ट्री यानी गृह सचिव के पास जाना होगा। इसके अलावा अगर बात कर लें तो गृह सचिव को 45 दिन के भीतर अपील पर निर्णय लेना होता है कि क्या वो व्यक्ति या कोई भी संगठन क्या आतंकवादी संगठन है या आतंकवादी है। उसके बाद फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम जो यूएपीए 1967 है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की, क्योंकि ये क्या है कि जो गैर कानूनी गतिविधि होती है उसके रोकथाम के लिए इसे बनाया गया है। इसे भारत की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले जो भी एलिमेंट हैं उन पर रोकथाम के लिए वर्ष 1967 में पारित किया गया था। दूसरी बात करें तो इस अधिनियम के तहत गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति या संगठन के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाए जैसे भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाग पर अधिकार या फिर नियंत्रण स्थापित करने का अगर प्रयास किया जा रहा है तो वो क्या है कि गैर कानूनी गतिविधि के अंतर्गत माना जाएगा। दूसरी बात है कि भारत की संप्रभुता को खंडित या भारत की अखंडता को बाधित करते हुए अगर पाया गया तो वो भी जो होगा वो इस अधिनियम के तहत गैर कानूनी गतिविधि माना जाएगा और फिर क्या है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात करें तो यह निम्नलिखित अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी आरोपित करता है। क्या है? तो जो आर्टिकल 19 है जिसके द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात इस अनुच्छेद में की गई है, इसमें अगर बात करें तो संघ बनाने का अधिकार। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस अधिनियम में कौन से प्रावधान हैं, तो केंद्र सरकार को किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी गतिविधि घोषित करने का पूरा अधिकार ये अधिनियम प्रदान करता है। और क्या है इस अधिनियम की बातें? तो इसके तहत भारतीय एवं विदेशी दोनों प्रकार के जो नागरिक हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसी कोई इसमें छूट नहीं दी गई है कि कोई अपने को ये कहे कि हम विदेशी हैं और हमारे ऊपर मुकदमा हमारे देश में चलाया जा सकता है। तो ये जो अधिनियम है ये इसकी छूट नहीं देता है। ये कहता है कि चाहे आप भारतीय हो या भारत के इतर किसी देश से आप बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपके ऊपर इस तरह का मामला है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा। इसके अलावा अगर अधिनियम की बात करें तो यह भारत और विदेशी भूमि पर होने वाले अपराध पर समान रूप से लागू होता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है जो भारत के विरुद्ध होती है और वो भारत के भूमि क्षेत्र के अलावा अगर किसी अन्य भूखंड पे होती है तो ये पूरा अधिनियम वहाँ भी लागू होगा। ये इस अधिनियम में कहा गया। यही नहीं, यूपीए के तहत क्या है कि ये भी कहा गया है कि इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सज़ा भी दी जा सकती है। इसका भी इसमें प्रावधान दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कठिन एक्ट है। अगर इसके अंतर्गत कोई संलिप्त या इसके अंतर्गत कोई अगर दोषी पाया गया तो उसे क्या हो सकता है कि उसे मृत्युदंड भी मिल सकता है, आजीवन कारावास भी मिल सकती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात कर लें
तो थोड़ा सा जो इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है कि इसी का वो जो रिजवान अली है वो इसी का सदस्य है, इसी आतंकवादी संगठन से बिलोंग करता है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जमात अल तौहीद वल जिहाद के नाम से वर्ष 1999 में इसकी स्थापना की गई थी यूएसए पर। जब वर्ष 2001 में हुए आतंकवादी हमले हुए, उसके बाद अमेरिका ने अलकायदा को टारगेट किया और इसी बीच में इस पूरे समय का फ़ायदा उठाकर ये क्या है कि तेज़ी से बढ़ा और इराक और सीरिया की जो वहाँ की स्थिति है वो इसके अनुकूल थी। वहाँ पर ये धीरे धीरे इस्लामिक जो स्टेट है ये बढ़ते गया और वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों पर ये कब्जा कर लिया, वहाँ अपना पूरा रूट्स बना लिया इराक और सीरिया क्षेत्र में। और फिर 2014 में जो इस्लामिक स्टेट था, ये जो संगठन था, ये अपना नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया रख लिया और इसी को हम बोलते हैं ISIS। तो ये अपना पूरा जो कहें तंत्र है वो इराक वाले क्षेत्र में या कहें तो पश्चिम मध्य एशिया वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर अपना पूरा रूट जमा लिया। इस्लामिक स्टेट का जो प्रभाव है ये अफ्रीका महाद्वीप के कई सारे जो देश हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, ख़ास तौर पे जो लीबिया है, कांगो है, माली है, नाइजर है, मोजाम्बिक है, जहाँ पर आप देखते होंगे कि वहाँ बच्चे भी बंदूक लेकर टहलते हुए आपको दिखेंगे। घर घर में आपको दिखेगा कि खाने को नहीं है, लेकिन उनकी हाथों में आपको मशीन गन और ऐसे अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो आपको वीडियो में कहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है। वो क्यों मिलता है? तो वो इसीलिए मिलता है कि वैसे देशों में जहाँ पर कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे जो आतंकवादी संगठन हैं वो धीरे धीरे अपनी पकड़ वहाँ बनाते हैं और वहाँ के लोगों को बहला फुसलाकर इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर लेते हैं। ख़ास तौर पे ये जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको टारगेट करते हैं और उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार के अगर जो प्रभाव की हम बात करें कि जो इस्लामिक स्टेट है या फिर जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, इस आतंकवादी संगठन का प्रभाव ख़ास तौर पे क्या है कि एशिया के अलावा अफ्रीका महाद्वीप में भी हमें देखने को मिलता है। ये अगर हम बात करें कि ये जो आतंकवादी संगठन है इसकी भारत में या विश्व के कुछ बड़े क्षेत्र हैं जहां ये सक्रिय है, वहां पर इसको उस स्तर पे आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनको करने में सफलता नहीं मिली है। लेकिन फिर भी क्या है कि कई सारे जो क्षेत्र हैं, ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इजराइल, मिस्र, इधर जो आप आएंगे ईरान, सऊदी अरब, ऐसे बहुत सारे जो देश हैं वहाँ छिटपुट क्षेत्रों में क्या है कि ये आज भी संगठन सक्रिय है और इस कारण से वहाँ पर फल फूल रहा है और देश के कई सारे क्षेत्रों में अपनी आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं उन्हें संचालित कर रहा है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें अगर थोड़ा सा हम बात कर लें, चूँकि NIA की चर्चा हुई है तो थोड़ा सा NIA के बारे में भी हम देख लेते हैं कि आखिर जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, आखिर यह है क्या? यह भारत की केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर इसका गठन कब किया गया था, तो 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। इसका जो मुख्यालय है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में है। NIA के बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, कोच्चि में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, रायपुर में है, जम्मू में है। तो ये इसके रीजनल सेंटर है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो कार्य हैं इसमें अगर हम बात करें तो राज्यों से अनुमति लिए बिना देश भर में आतंकी जो मामले हैं उनकी जांच ये कर सकता है। इसके लिए इसे राज्य की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही क्या है कि केंद्र सरकार भारत में कहीं भी NIA को जांच के मामले सौंप सकती है। इसमें भारत और भारत के अंतर्गत आने वाले जो भी क्षेत्र हैं, इसके अलावा भारत के इतर भी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर NIA को जांच के लिए सरकार भेज सकती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारतीय क्षेत्र के बाहर भी अपराधों की जांच करता है, जो कि पहले हमने बताया। यह निम्नलिखित अपराधों से संबंधित जो मामले हैं उनकी जांच करता है, जैसे आतंकवादी जो अपराध है, देश के खिलाफ जो युद्ध है, परमाणु सुविधाओं से संबंधित जो अपराध हैं, मानव तस्करी है, जाली मुद्रा है, प्रतिबंधित हथियारों की जो बिक्री है या फिर इनका निर्माण है। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत जो अपराध हैं उनके अंतर्गत भी ये काम करता है। और फिर जो साइबर
आतंकवाद है ये भी इसमें शामिल है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इसके कार्य क्या है। इस समय अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण है, और इसी संदर्भ में क्या है कि चूंकि इस तरह का कोई आतंकवादी व्यक्ति अगर भारत के किसी क्षेत्र में पकड़ा गया है, खास तौर पे अगर हम बात करें देश की राजधानी और उससे सटे हुए क्षेत्र में अगर पकड़ा गया है, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि इस समय भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो तनावपूर्ण है। वहाँ पर कोई भी देखे तो सरकार नहीं है, वहाँ पर पूरी तरह से अराजकता फैल चुका है। वहाँ के वैसे एलिमेंट जो इस प्रकार के आतंकवादी या ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो वो इस समय इसका फ़ायदा उठाकर भारत की सीमाओं में घुस सकते हैं। इस कारण से इस समय सीमा पार जो आतंकवाद है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वो भारत में बढ़ सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो बीएसएफ है उसने पूरी तरह से खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया है। कहा है कि इस समय भारत में सीमा से बहुत सारे आतंकवादी इस समय घुसने की फिराक में हैं, इसलिए जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो जाएं। और ख़ास तौर पे रेडिकल ग्रुप के बारे में कहा गया है कि ऐसे जो ग्रुप हैं वो भारत में इस समय प्रवेश कर सकते हैं। तो इस समय जो समय है वो बड़ा ही कठिन है और अपने को सुरक्षित रखने के लिए है। तो आप भी इसके लिए सचेत रहिए। अगर आपको अपने आसपास कोई भी इस तरह की कोई गतिविधि किसी व्यक्ति की किसी खास जगह की देखने को मिलती है, तो आप सतर्क होइए, उसकी जो सूचना है वो पुलिस को दीजिए, या फिर क्या है कि अपने आसपास जो भी व्यक्ति है उनको दीजिए, ताकि आप किसी भी घटना या दुर्घटना से बच सके। तो इस तरह से आज हमने चर्चा कर ली कि आखिर जो अपने देश के सटे हुए क्षेत्र में जो एक आईएस का आतंकवादी पकड़ा गया है उसके बारे में देखा, और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।